सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का एतराफ़ किया है कि बिलवास्ता या बिलावास्ता इस्टेब्लिशमेंट से बानी PTI की रिहाई के लिए उनके राबते जारी हैं। इस बात का एतराफ़ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जुनैद अकबर ने किया। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी अपनी है, हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है और इसमें कोई शर्म भी नहीं है अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत जारी है। इस मामले को लेकर ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक हल्का, एक धड़ा ऐसा भी है जो नहीं चाहता कि इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए, जिसे इस बात का यकीन है कि वो अदालतों के ज़रिए बानी PTI की रिहाई करवा लेंगे, लेकिन ऐसा अब तक तो मुमकिन नहीं हो सका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के इक़दामात हैं उनको भी कुछ थोड़ा सा धचका लगा है, क्योंकि कामरान मुर्सा साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर सलमान अकरम राजा साहब का जो स्टेटमेंट है उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि साथ चला जाए या साथ चलने वाली बात उसमें नज़र नहीं आ रही है। तो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर प्रोग्राम में बात होगी और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे बिल आखिर अमरीका ने पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ किया है। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के हवाले से तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा, टेमी ब्रोस ने, कि पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में वो काबिल क़दर हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान अमरीका का इत्तेहादी है और पाकिस्तान के साथ मुस्तक़बिल में भी चलने के ख्वाह हैं। तो बिल आखिर जब डूम और की सदाएँ आती थी अमरीका से, अब तारीफ़ी कलमात भी आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के लिए। तो ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा फ़ौजी क़यादत और मौजूदा सियासी क़यादत की कितनी बड़ी कामयाबी है, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से राबितों के हवाले से। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। मैं ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। कमरुल इस्लाम साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, कोई डील हो रही है, आप लोग इस बात से बाखबर हैं? जी डील तो खैर बहुत बाद की बात है, हनूज दिल्ली दूरस्त, लेकिन एटलीस्ट कम से कम ये तो हुआ कि वो जो एक कदम आगे दो कदम पीछे की बातें हो रही थी, उन्होंने खुल के अपनी ख्वाहिश का इजहार पहले भी किया। दरमियान में एक पीरियड ऐसा आया कि जब मुज़ाकराती टीमें बनाई गई, मुज़ाकराती कमेटी अपोजिशन की तरफ से भी बनी, और वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी नहीं थी, उसमें दीगर उनकी जो सात जमातें उनकी भी नुमाइंदगी शामिल थी, और इसी तरह हमारी तरफ से भी यही था। तो वो फिर सिलसिला हुआ। तो अब मायूसी की आवाज़ें आ रही हैं। अब देखें कि जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं दोनों फ्रंट्स पे, यानी एक तरफ जो डील के हवाले से उनकी जो कोशिशें थी, काविशें थी, न सिर्फ उनका एतराफ़ किया गया बरमला, बल्कि ये कहा गया कि हाँ अगर की भी हैं, नाकामी कामयाबी का कहीं जिक्र नहीं है, तो की भी हैं तो ये कोई शर्म की बात नहीं है, और बिल्कुल कोई शर्म की बात नहीं है। हमारे अदारे हैं, लेकिन कम से कम पहले तस्लीम करें ना कि ये हमारे अदारे हैं, तस्लीम करें कि हमें इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये तस्लीम करें कि गैर ममालिक में जाके तो अपने कौमी अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया जाना चाहिए, और बिलखुसूस उन अदारों के खिलाफ के जिनके बारे में जो बावजूद ख्वाहिश के और तमन्ना के हमारे अजली दुश्मन जो बात नहीं कर सकते थे, वो हमारे अपनों ने कर दिखाया दीगर ममालिक के दार हुकूमतों में। तो ये कम से कम हुआ, और इससे अवाम को, देखने वालों को जो है वो असल चेहरे ज्यादा रोशन होकर, ज्यादा उजले होकर, ज्यादा जो है क्लियर होकर, क्लैरिटी के साथ नजर आना शुरू हो गए। लेकिन तरफ भी आप लोग तो बहुत ज़्यादा पुरयकीन थे कि इनकी किसी से कोई बात नहीं हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई इनकी बात सुनना नहीं चाहता, लेकिन अब तो इस बात का एतराफ़ भी कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि उनके राबिते हुए हैं। जी बिल्कुल हुए हैं, उन्होंने एतराफ़ किया, और लेकिन ये कब किया, जब सुनी नहीं गई। और वाज़े तौर पर दोनों तरफ के बयानात को अगर देखें तो उन्होंने जब ये, क्योंकि दो काम एट ए टाइम नहीं हो सकते, लेकिन एक तरफ आप मतून कर रहे हैं, मलाइन कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं अदारों के चेहरों पर, शख्सी हमले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो फिर अगर कोई ऐसी कोशिश थी भी
तो उसने क्या उसका नतीजा निकलना था, वही निकला जो वो 300 कितने सफ़ात का, शायद 400 सफ़ात का एक खत था, जो उसका नतीजा निकला वही निकलना था और वही निकला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलवास्ता या बिलावास्ता इस्टेब्लिशमेंट से राबिते हो रहे हैं, इस बात का एतराफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, लेकिन आप लोग तो बहुत ज़्यादा पुरयकीन थे, पूरा एतमाद थे कि इनकी कहीं से कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कहीं से कोई बात सुनी जा नहीं रही है, ऐसा हो नहीं सकता, डील हो नहीं सकती। लेकिन बात होना, बातचीत होना, राबिते होना क्या इस बात की गुबाजी नहीं करता कि इनकी बात सुनी भी जा रही है और या ढील जो भी है वो होने जा रही है? प्रिया जी, देखें, हम तो इस चीज पे यकीन रखते हैं कि सतह पे बातचीत होनी चाहिए। इदारे हमारे हैं, सियासी जमातें हमारी हैं, मुल्क हमारा है, हम सबका है, किसी एक का तो है नहीं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि तमाम इदारों को, तमाम महकमों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को आइन और कानून के मुताबिक जो हैसियत है, जितनी इजाजत है, उससे बाहर कोई भी ना जाए। अगर तहरीक इंसाफ के राब्ते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है, करना चाहिए राब्ता। आप किस तरह ये मुल्क चल सकता है जो सिक्योरिटी स्टेट है, जिसके अतराफ में हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं, हमारा अंदरूनी जो दुश्मन है वो एक्टिव है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब है। हम सिक्योरिटी इदारों के बगैर कैसे चल सकते हैं? हम उन्हें माइनस तो नहीं कर सकते। तो सियासी जमातों का जो किरदार है, उनको भी सियासी और आईनी हदूद में रह के भरपूर अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमें बिल्कुल इस मुल्क को कमजोर करने के लिए ये जो हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो राब्ते हैं, ये बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से हैं। इस मामले पर तो आप लोगों का ये मौक़िफ़ था, हुकूमत में शामिल तमामी जमातों का, कि हमसे बात करें, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अदालतों से रुजू करें, एस्टैब्लिशमेंट से नहीं होनी। लेकिन अब इस मामले पर बात हो रही है। नहीं, देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो बानी पीटीआई की रिहाई का मामला है वो खालिस्तन अदालती मामला है। इल्जामात झूठे हैं, इल्जामात ठीक हैं, इसको अदालत ने देखना है। तो अगर इस मामले पर एस्टैब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है तो उस पर फिर क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या हुकूमत में शामिल दीगर जमातों का? देखिए, मैं तो अगर मेरे से पूछ रहे हैं, मैं तो आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ कि इस तरह का जो राब्ता है वो नहीं होना चाहिए। ये पीटीआई को ऐसा कोई रिलीफ लेना ही नहीं चाहिए जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी खराब होती हो, वो है जी। लेकिन वो एक सियासी जमात है, उनको अदालत से ही अपने आप को बरी या गुनहगार जो भी होना चाहिए, उसके लिए तो राब्ते जो है मैं समझता हूँ वो नहीं होने चाहिए जी। राइट, ठीक है। नईम हैदर पंचोता साहब, पसे पर्दा आप लोगों के कहीं कोई राबते हो रहे हैं, इस बात का एतराफ़ तो अब हो चुका है। आप लोग तो ये कहते थे कि हम जो अदालती मामला है, ख़ास तौर पर जो पार्टी के अंदर मुखला है, वो ये कह रहे थे कि वो मुतमईन भी थे कि बानी पीटीआई की रिहाई जल्द हो जाएगी, लेकिन अब तो बाकायदा राब्ते शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। देखिए, खान साहब बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं और हम उस मौक़िफ़ को बाहर बता चुके हैं। खान साहब ने हमेशा ये कहा है कि मैं बिल्कुल ना ढील चाहता हूँ, ना ढील मांगूंगा, मैं बिल्कुल अपने मुल्क की खातिर लड़ रहा हूँ और अपने अदालती निज़ाम के ज़रिए ही, बेल्स के ज़रिए ही बाहर आऊँगा। अब बात यह है कि सारी दुनिया जानती है कि उनके ऊपर पॉलिटिकल मुकदमात बनाए गए हैं, अहलिया के ऊपर पॉलिटिकल मुकदमात बनाए गए हैं, पूरी पार्टी के ऊपर पॉलिटिकल मुकदमात हैं, वर्कर्स अंदर हैं, मिलिट्री कस्टडी में लोग हैं, तशद्दुद जैसे किया गया, जैसे खान साहब पे सख्तियाँ की गई, मिलिट्री वाले लोगों के तशद्दुद की मैं बात कर रहा हूँ, या दीगर जितने हमारे वर्कर्स जो हैं जिन पर तशद्दुद किया गया। उसके बावजूद हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। इमरान खान साहब बाहर भी जा सकते थे, इमरान खान साहब बनी गाला चुप रह भी सकते थे, इमरान खान साहब जो है वो खामोशी से लंदन वाली फ्लैट पर भी बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अमल नहीं किया। वो बिल्कुल पुरज़्म है, वो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ पर कायम है, वो किसी सूरत जो है अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। लेकिन नहीं, मैं पंचोता साहब जरा बताइए, क्या खान साहब को क्या खामोश रहने के लिए, लंदन जाने के लिए या फिर सियासी अमल को रोकने के लिए कहीं से कोई ऑफर आई थी, कहा गया था?
बिल्कुल जी कहा गया था, ऑफर आई थी और ऑफर स्टिल अभी भी अवेलेबल है, बट इमरान खान साहब किसी सूरत भी डील करने क्या के ऑफर लिए है? नहीं तैयार साहब, नहीं। क्या ऑफर है? खामोश रहने डील के अगर लिए, करनी लंदन होती जाने ना के तो लिए? इमरान खान ऑफर खामोश रहने की ऑफर है ना जी, कि खामोश हो जाएं, साइड पर हो जाएं, ये मामला चलने दें, बनीगाला शिफ्ट हो जाएं, वहां चुप हो जाएं, बिल्कुल बात ना करें, किसी और जगह शिफ्ट हो जाएं। ये नहीं, जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर वो जारी रहे, आप खामोशी से बस देखते रहें, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे, रहे हैं, और आपने इसकी मिसाल हमेशा देखी। राइट, बिल्कुल ठीक है। राधा कमरुल इस्लाम साहब, एक बड़ा अहम मामला जो वफाकी काबीना में इजाफा हुआ, उसके बाद जब राना सनाउल्लाह साहब से सवाल किया गया कुछ वफाकी वज़रा को लेकर, तो उस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं बनाया, तो हुकूमत तो आप लोगों की है। परवेज़ खटक साहब की मैं बात कर लेता हूँ, ये कैसे कह सकते हैं कि आपने उन्हें वज़ीर नहीं बनाया? देखें, बिल्कुल काबीना में शमूलियत का जो फैसला होता है या इख्तियार होता है वो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर का है, और प्राइम मिनिस्टर अगर किसी के मशवरे पे किसी मारूजी हालात को, हकायक को सामने रखकर सियासी बहुत से ऐसे फैसले होते हैं कि जिनका नजरियाती तौर पर पार्टी के जो वर्कर्स हैं या पार्टी के साथ जो लोग एफिलिएटेड होते हैं शायद उनका अमांग होना ज़रूरी नहीं होता, और तमाम कैबिनेट का भी जो एग्जिस्टिंग कैबिनेट है ये ज़रूरी नहीं है कि कैबिनेट एक्सपेंशन में उनकी भी राय शामिल हो। आफ्टर ऑल राना साहब भी एक जमात के एक कैबिनेट का हिस्सा हैं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला था और प्राइम मिनिस्टर ने तमाम चीज़ों को सामने रखकर वो फैसला किया था, जिसमें इत्तेहादी कह रहे हैं कि राना साहब गलत कह रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं बनाया, प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया। गलत कोई नहीं कहता, जाहिर है हर एक की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन जो मैं बात का कह रहा हूं वो ये है कि कई दफा आपको मुस्तकबिल की जो सहबंदी होती है उसको भी मद्देनजर रखते हुए तो बहुत से फैसले करने पड़ते हैं जो कि जाहिर है कमांडर को, कप्तान को नजर आ रहे होते हैं। और हमारी इस वक्त जो काबीना की और फेडरल गवर्नमेंट की टीम है उसके कैप्टन मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, तो इसलिए कैबिनेट मेंबर्स का तमाम का उस पर इत्तेफाक राय होना जो है वो भी जरूरी नहीं होता, और ना कभी इत्तेफाक राय हुआ है फर्दर कैबिनेट की एक्सपेंशन में। तो इसमें इत्तेहादी जमातें या टू बी इत्तेहादी जिन्होंने कल तवक्को होती है कि कल मुस्तकबिल की जो सहबंदी होगी उसमें वो हमारा हिस्सा होंगे, तो उनको शामिल किया जाने में कोई ना अचंभे की बात है ना कोई कबाहत है। तो आप इत्तेफाक नहीं करते राना साहब की बात से? जी बिल्कुल इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि राना साहब की अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, तो मैं अपनी राय दूंगा, और वजीर आजम साहब की अपनी राय है। तो वजीर आजम साहब ने जाहिर है जब ये चीज़ें मैंने उसकी निशानदेही भी कर दी कि उसमें हमें बहुत सी सहबंदियों को देखना होता है जिसमें मुस्तकबिल की सियासी सहबंदी भी शामिल है। राइट। एक मामला जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है वो ये कि जो राब्ते हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट से आप लोगों के, पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़ा या पार्टी का एक बहुत बड़ा ग्रुप नहीं चाहता कि एस्टैब्लिशमेंट से बात की जाए, स्पेशली वो वकला, आप खुद भी वकील हैं, वकला ग्रुप जो है वो नहीं चाहता कि बात की जाए, लेकिन कुछ पॉलिटिकल मामलात ऐसे हैं जिनकी तरफ इशारा है कि बात करना ज़रूरी भी है। तो ऐसा है, पार्टी भी क्या तकसीम का शिकार है इस मामले को लेकर? देखिए, खान साहब का जो फैसला है, हम तो खान साहब के फैसले के साथ खड़े हैं, वो जो बात कर रहे हैं असूलों की बात कर रहे हैं और असूलों पर कायम है, तो लिहाजा कोई ऐसा मामला नहीं है कि इमरान खान साहब से हट के कोई किसी का इख्तलाफ है, हम उनके साथ खड़े हैं, पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि आपने परवेज खटक साहब की बात की, राना सनाउल्लाह साहब ने ठीक फरमाया है कि ये नाम उनकी तरफ से नहीं आया। हाँ, ये इनकार करें या उसके ऊपर कहें जी कि वो हमारे इत्तेहादी हैं जैसे पीपल्स पार्टी वाले हैं, तो खटक साहब की तो कोई 100 सीटें नहीं है कि इत्तेहाद की जरूरत है और उनका नाम जो है लाजमी देना था। अब आगे बात ये तो आपका पॉइंट सामने आया, लेकिन मैं आपसे तो बात करना चाह रहा था वो ये कि बिलवास्ता या बिलावास्ता राब्तों की बात हो रही थी, लेकिन उसको लेकर पार्टी के अंदर एक ऐसा ग्रुप भी मौजूद है। आपने कहा कि ऐसा ग्रुप नहीं है, तो क्या अगर ऐसा नहीं है और राब्ते होने चाहिए तो फिर क्या वकला दलाइल को लेकर नाउमीद हो गए हैं जो अब राबितों की तरफ बात चली गई? मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तो हमेशा ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से पीछे हटें और डील करें, लेकिन इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को खुला लेटर लिखने का मकसद ये था कि मैं बंद कमरे के अंदर बात नहीं कर रहा, मैं खुलेआम बात कर रहा हूँ, इस मुल्क की बात कर रहा हूँ, अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहा, अपने लिए डील नहीं मांग रहा, बल्कि इस मुल्क के जो इदारे हैं उनको तबाह किया जा रहा है, फौज और अवाम के दरमियान फासले पैदा हो गए,
वो फासले जो है कम होने चाहिए अगर आप अपनी आइनी जुरिडिक्शन के अंदर जाएं। वो तो बात कर रहे हैं कि 26वीं तरमीम किस तरह की गई और वो क्यों की गई, इलेक्शन क्यों लूटा गया, पीका लॉज क्यों लेकर आए गए, मुल्क में इस वक्त माशियत तबाह हो चुकी है, उसका हल सिर्फ ये है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। आप ये देखें ना कि PMLN की हुकूमत, पीपल्स पार्टी सारे साथ इत्तेहादी, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट मुझे दिखा दें कि इस दौरे हुकूमत स्पीकर पंजाब असेंबली, मैं बताता हूं आपको, नहीं मैदर पंजो साहब, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद साहब का आज का स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि 84 मंसूबों पर पंजाब में काम हो रहा है, मरियम नवाज साहिबा काम कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मंसूबा दिखाए जो वो करके मुकम्मल करके गई हो। देखिए बात यह है कि 84 मनसूबे, ये वो उनकी बात कर रहे हैं जिसके इश्तिहारात इन्होंने बड़े बड़े दिए, अरबों रुपए पैसा जो है आवाम का वो इस्तेमाल किया, जैसे जाती उम्रा के अकाउंट जो हैं उसमें लगाए गए हैं, आवाम के टैक्स का पैसा आप ऐसे इस्तेमाल करें। 300 से ज़्यादा, और पता नहीं नवाज शरीफ की कितनी तस्वीरें उसे उन इश्तिहार के अंदर लगा दी हैं। भाई किस कानून के तहत आपने लगाई हैं? आप को इतना ही शौक है एल्बम बनाने का, ठीक है, तो आप कुशादी वाला अपना एल्बम निकाल लीजिए। ये क्या तरीका हुआ कि अवाम के पैसे से आप जनाब लगा रहे हैं? और तो जो इश्तिहारात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में छपते थे अखबारात के अंदर, वो क्या अवाम के पैसे से नहीं छपते थे? वो आप लोग अपने जाती पैसों से नशीर करते थे? हमने इश्तिहार नहीं दिए। नहीं साहब दिए थे, इश्तिहारात है, एक कैटलॉग दिया है, उस कैटलॉग के अंदर ये अभी की बात करें, माजी की जो आप लोगों की 2018 से लेकर 22 तक की हुकूमत थी, उसमें बड़े बड़े इश्तिहारात आते थे। हमने पनाहगाहें बनाई, हमने सेहत कार्ड के साथ साथ। जी जी, आप लोगों की हुकूमत में जो इश्तिहारात बड़े बड़े अखबारात में छपते थे, वफाकी हुकूमत जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, तो क्यों क्या वो इश्तिहारात आप लोग अपने जाती पैसों से छपवाते थे? क्या छपते थे? क्या इमरान खान की तस्वीर जो है वो 300 पर मुश्तमिल थी? क्या नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के और इस कदर अगर एक आध इश्तिहार छप गया, 2 इश्तिहार छप गए और उसमें इमरान खान अपनी जाती तशहीर नहीं कराते थे? यहाँ तो जाती शही, आप जाएं तो सही, इलामा इकबाल हॉस्पिटल का नाम तब्दील करके मरीम नवाज रख दिया गया। आप खाद देख लें, आप गट्टू देख लें, आप बाकी कार्ड देख लें, जितने कार्ड, जितनी स्कीमें बनाई जा रही हैं, ऊपर तख्तियाँ लगाई जा रही हैं। भाई ये पैसा कोई आपका जाती तो नहीं लगा ना, ये अवाम का पैसा है, आप अपनी तशहीर ऊपर क्यों कर रहे हैं? तो बिल्कुल ये गलत है। इमरान खान के कोई दिखा दें एक हॉस्पिटल का नाम चेंज करने के लिए KP में जो प्रपोजल आया था, इमरान खान ने उसे भी रिजेक्ट किया। मैं बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम में डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो है ब्रेक का। वेलकम बैक कामरान साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। ऐसा क्या हुआ है जो इतने ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ते नज़र आ रहे हैं? सलमान अकरम राजा साहब ने ऐसा क्या कह दिया? नहीं, इख्तलाफात नहीं पड़े। उन्होंने कहा था कि जिसको आना है आ जाए, जिसको नहीं आना ना आए। तो बस इतनी सी बात थी। तो हमने तो उनको कुछ भी नहीं कहा जिसके ऊपर जो ना। आपने ये कहा कि साथ चलने और चलाने वाले स्टेटमेंट नहीं है। वो तो उसका जवाब दिया था ना। तो बात इतनी बढ़ गई ना कि बात यहाँ तक पहुँच गई कि साथ चलने और चलाने वाली बात नहीं है। हाँ, मतलब वो जो उनकी मगर उसके साथ कल उनका एक दूसरा क्लिप मुझे अगर किसी ने भिजवा दिया, जी वो खासा जो है ना वो पुलाइट है, तो मेरा ख्याल है उस वक्त उनका कोई मूड ज्यादा अच्छा नहीं होगा। राइट। तो आप समझते हैं कि मामलात जो आप लोगों ने इनके सामने रखे थे ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के हवाले से, उस मामलात पर कुछ जवाब मिला अब तक? जो असद कैसर साहब से आपकी बात हुई थी? नहीं, एक दिन बीच में मीटिंग के लिए उन्होंने कहा था, असद कैसर साहब ने, मुझे डायरेक्टली तो नहीं कहा, जी इनडायरेक्ट मैसेज आया था कि जी मीटिंग रखनी है। उस दिन फिर मैं कोयटा के लिए जो ना मैंने शेड्यूल किया हुआ था। तो मैंने उनको दिन का कह रहे थे, वो अफ्तारी के बाद का कह रहे थे। बस इसी में फिर वो दिन भी वो हो गया। तो अब मौलाना साहब आ रहे हैं 8 को, आ रहे हैं 8 और 9 की दरमियानी शब को। तो इंशाल्लाह ताला फिर मौलाना के आने के बाद ही फिर बेहतर होगा, ताकि वो फिर फर्स्ट टाइम जो ना उस टाइम डिसीजन भी जो ना, ताकि हमने अपने अदारों को मामला भिजवाने हैं तो भिजवा दें। तो आपको लग रहा है मामलात इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बात बन जाएगी, या फिर दोनों जमातें अलग अलग सोलो फ्लाइट में जाएंगी ईद के बाद? ये अब नहीं कह सकते, अभी तक बिल्कुल मामला जो है ना दरमियान में है। बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। गो की डायरेक्शन जो है ना वो हमारी एक ही तरफ है कि हम ये समझते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए या मुल्क जो है ना वो दुरुस्त कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। मगर अगर इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो वो खैबर पख्तूनख्वा में भी ठीक, उसका क्या करना है वहाँ पे आके जो ना मामला रुक जाते हैं कुछ थोड़े से। राइट। मैं वैसे आपसे काफ़ी अर्से से पूछना चाह रहा हूँ, आज एक पॉइंट आपने बताया
कुछ मज़ीद भी बताएं कि कौन से मामलात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने आपने रखे हैं, जो बानी PTI से डिस्कस करने के बाद असद कैसर साहब अब आपसे बात करना चाहते हैं। कोई ऐसा मामला जिस पर आपको लगे कि डेडलॉक बरकरार रहेगा? उनकी तरफ से जवाब आए कि कोई डेडलॉक वाली बात नहीं है। उनको इस बात मेरा ख्याल है 8-9 तक इंतजार करिए, जरा बेहतर हो जाएगा, पता चल जाएगा। उनके जवाब आ जाते हैं तो ठीक है, अगर वो उसको डिस्क्लोज करने हैं मामला को तो सब डिस्क्लोज भी कर देंगे, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। वजह ये है कि हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हो इन राइटिंग हो। अच्छा कामरान साहब, 8-9 में पार्टियां पाबंद हो। जी बिल्कुल ठीक है, 8-9 में भी कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, बात सामने आ जाएगी। लेकिन मैं वैसे आपकी ज़ाती राय जानना चाहूँगा बतौर सीनियर पॉलिटिशियन और JUI के सीनियर रहनुमा होने के नाते, आप क्या समझते हैं अगर फ़र्ज़ करें कोलिशन बन भी जाता है, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन भी जाता है, क्योंकि JUI आ जाती है तो लाजमी बन जाएगा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस, उसके बाद में पाकिस्तान JUI फे क्या चाहेगी कि मामलात को असम्बलियों के अंदर सॉल्व किया जाए, या फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़्यादातर पॉलिसी रहती है सड़कों पर मुश्तरका एहतजाज किया जाएगा? देखिए, एक इख्लाफ तो ये भी है कि जब तक उसका ढांचा नहीं बनता, जब तक नज़म नहीं बनता, हम पहले से ना कहें कि हमने जो ना ये तहरीक चलानी है, हमने ये काम करना है। वो फैसले जो है वो उस नज़म के हवाले कर दिए जाए, उस ढांचे के हवाले कर दिए जाए जो फैसला करने का मजाज होगा। राजा कमरुल इस्लाम साहब, बड़े बड़े इल्ज़ाम नईम हैदर पंजोता साहब ने आपसे कुछ देर पहले लगाए। वो ये कह रहे थे कि जितनी भी तशहीर की गई है उससे बेहतर है आप लोग शादी का एल्बम रिलीज़ कर देते, और ये सब ज़ाती तशहीर की गई है, जो कारकर्दगी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। एक और मेरा सवाल भी ले लीजिए, वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब वो ये कह रहे हैं कि वफाक ने भी सारी तवज्जो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सारी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ दे दी, और इस तमाम तर तनाज़ुर में दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इसका जो सारा इल्ज़ाम है दहशत गर्दी का, वो उन्होंने वफाकी हुकूमत के सर थोप दिया। ये पहले मैं इस सवाल का जवाब दे दूं कि ये इल्ज़ाम थोपना बड़ा आसान है। हमेशा से अमन व अमान सूबाई मामला रहा है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद तो दीगर और भी जो उसके साथ मुंसलिक चीज़ें थी वो डिवॉल्व हो गई थी। और KP हुकूमत के इल्ज़ामात का टाइम नहीं है ना, इल्ज़ामात लगाने चाहिए मिलजुल के, तो दहशत गर्दी का कला कामा करना चाहिए। मेरी राय भी ये और मेरी जमात की भी ये। लेकिन चूंकि दूसरी तरफ से ये गोलाबारी हुई है और ये इल्ज़ाम लगा है, तो मुझे ये पूछ के बता दीजिएगा उनसे कि CTD के लिए, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट के लिए KP में एडिशनल फंड्स फेडरल गवर्नमेंट ने दिए थे ये PDM के दौर में, ताकि ये इसको वहां पे वो उसे करें। और वो फंड्स जो है अब 1 साल हो गया है, उसके बाद भी उनको रिन्यू किया गया इस बजट में पिछले में, लेकिन वो CTD नहीं इस्टेब्लिश कर सके जो प्योर सूबाई डोमेन। पंजाब में CTD बड़ी कामयाबी से काम कर रही है। तो इल्जामात लगाना तो बड़ा आसान काम है कि किस लेकिन राजा साहब, नईम साहब का मौक़िफ़ ये था कि खान साहब बानी PTI की अपनी तस्वीरें नहीं लगती थी, आप लोग जाती तशहीर करें, इनका पॉइंट ये था। क्या 1 करोड़ नौकरियों के इश्तिहार नहीं आए? हेल्थ कार्ड पे वो आए राजा साहब, लेकिन आप जरा नईम साहब का पॉइंट समझिए। वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी तस्वीरें नहीं लगाते थे, प्रोजेक्ट की लगाते थे। मुझे आप बात तो जी 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 जी, तहरीके इंसाफ का परचम हेल्थ कार्ड पे नहीं था, तो एक ही बात है, अगर वो परचम लगा दें या तस्वीर लगा दें। जाती तस्वीर मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर किसने नहीं देखी हुई? लेकिन बुनियादी चीज ये है कि अगर उस्मान बुज़दार पंजाब के वज़ीर आला थे और उसके बाद इनकी जमात से परवेज इलाही साहब रहे, तो उस जमाने की अगर कोई कारकर्दगी नहीं थी, और जब हुकूमतें कारकर्दगी दिखाती हैं लोगों तक, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम क्या जमीन पे नहीं है, लोगों को ट्रैक्टर नहीं मिले, 20,000 ट्रैक्टर। साहब आपका पॉइंट है, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मैं नईम साहब का भी इस पर मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। नईम साहब, राजा साहब ने काफ़ी ज़्यादा आपके खिलाफ ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो कर दिए हैं। मैं ज़रा कामरान मुर्तज़ा साहब की बात को भी ऐड करके आपका मुख्तसर जवाब चाहूँगा। आप समझते हैं तो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन जाएगा? जो सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट है, उसके बाद जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने स्टेटमेंट दिया, वैसे अभी तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बहुत तहम्मुल के साथ जवाब दिया है कि हम जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा नहीं बनेगा। आप क्या इस पर जवाब देंगे? देखिए, जो राजा साहब ने बात की है उन्होंने बात जो है वो मुल्क के हवाले से की है कि आइन और कानून की सरबुलंदी है। इस वक्त जो मुल्क की अदारों की आज़ादी है, मुल्क की बका का मामला है, उसके लिए हर जमात को उसमें रोल अदा करना चाहिए, और जो भी रोल अदा करेगा वो किसी जमात के ऊपर एहसान नहीं करेगा, बल्कि इस मुल्क की जंग लड़ रहे हैं।
हम नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब जो है उसके लिए जो है हम आपको कह रहे हैं कि आप उनकी रिहाई के अंदर मामला कीजिए। जब रूल ऑफ लॉ होगा तो डेफिनेटली जो है वो तमाम तर सियासी कैदी भी रहा होंगे, उस वक्त इदारे भी अपने मामलात के अंदर जाएंगे और जो जिस का जो रोल है आईनी कानूनी वो अपना अदा करेगा। तो हम जाती तो मामला नहीं कर रहे हैं, हम तो मुल्क की खातिर बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्या उनके साथ बातचीत हमारी आगे तय होगी। तो मेरी भी कामरान साहब से परसों मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। खान साहब से भी जब हम मिले तो वहाँ डिस्कशन जो है वो राय साहब ने अलहदा से इनके साथ की। जो पैगाम था उन तक इन्होंने बताया कि 8 तारीख को मौलाना साहब वापस आ रहे हैं, तो जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो बातें हैं, वो इंशाअल्लाह ताला जिस हद तक दूर कर सकते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो दूर हों और इस मुल्क की खातिर वो हमारे साथ आगे बढ़ें। तीसरी बात यह है कि जो इन्होंने बात की, देखें ज़ाती तशहीर मैंने बड़ा वाज़ह कह दिया कि अपनी तस्वीरें इमरान खान साहब ने कार्डों पे नहीं लगाई, ना PTI की लगी हैं। ये गलत बयानी कर रहे हैं। मुझे एक स्कीम दिखा दें जिसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर लगी हो, जिसके ऊपर बैनर लगा हो। ये तो तासर ये देते हैं कि जैसे अपने ज़ाती जेब के पैसे से ये सारा काम किया जा रहा है, क्योंकि नहीं देना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट का नाम, गवर्नमेंट का वो टैग लगना चाहिए, वो लोगो लगाना चाहिए कि ये गवर्नमेंट आप पंजाब कर रही है जो अवाम के पैसे से ये स्कीमें चल रही जी। तो इस तरह आपका ना वोट बैंक बढ़ेगा, अवाम आपको गालियां निकाल रही है। और बिल्कुल ठीक है नईम साहब, आपका पॉइंट सामने आया। मेरे पास वक्त कम है, मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं चाहूंगा कामरान मुर्तज़ा साहब का कामरान साहब ये ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के हवाले से मैं आपसे एक और मुख्तसर जवाब देना चाहूंगा। वो ये कि क्या JUI फेस अलायंस बनने के बाद में ये चाहेगी कि सदारत JUI फे के पास रहे, या ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है? देखिए, ये फैसला करना जो है ये मेरा और नईम साहब का काम नहीं है ना। ये फैसला करना जो है ये उस जो अलायंस बनेगा, अगर बन गया तो फिर उसके जो सरबराह होंगे या उसका जो नज़म होगा या उसका जो ढांचा होगा वो बैठ के अपने पास वो अपने तौर पे डिसाइड करेगा। इंसान है, इंसान के साथ जो है ना वो यकीनन ये चाहता है कि मुझे जो है ना ज़्यादा जो है बेहतर मकाम मिले, मगर ये कभी मौलाना ने इसकी ख्वाहिश कभी नहीं की है, ना मेरे सामने ना किसी और के सामने। तो हमारी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, मगर अगर कोई चीज़ अगर अच्छी होती है तो उसके लिए कोई ख्वाहिश ना करना भी जो है ना शुक्रियों में आती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, राजा कमरुल इस्लाम साहब, नईम हैदर पंजोता साहब प्रोग्राम में थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अफगान सरजमीन से मुसलसल जो दरानंदाजी पाकिस्तान में हो रही है उस पर, खित्ते की जो सूरत हाल है उसका मुस्तकबिल क्या होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रोस ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा बड़ा अहम इत्तेहादी है और मुस्तक़बिल में भी उसके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में पाकिस्तान को इसका तमाम तर क्रेडिट जाता है, लेकिन अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान पर फायरिंग के वाक़यात, पाकिस्तानी बॉर्डर पर फायरिंग के वाक़यात पेश आना बंद नहीं हुए हैं। अफ़गान जो मौजूदा अबूरी सेटअप है वो मुकम्मल तौर पर अपनी सरजमीन को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के इस्तेमाल से रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है। और जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपना असलहा छोड़ा था 2019 में, अब जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनमें अमेरिकी साख्ता असलहे के इस्तेमाल के बाकायदा तौर पर शवाहिद सामने आ रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में असलहा छोड़ा था उस असलहे का अब गैर कानूनी इस्तेमाल होना शुरू हो गया, वो असलहा दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ चुका है? इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर दिफाई तजियाकार मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं इस मामले पर आपसे बात करना चाहूँगा, ये रियासत की कितनी बड़ी कामयाबी है, मौजूदा पाकिस्तान में जो सेटअप है उसकी कितनी बड़ी कामयाबी है कि जहां से कभी डूमोर के मुतालबात सामने आते थे वहां से अब शुक्रिया के बयानात सामने आना शुरू हो गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये वाकई सबसे पहले तो क्रेडिट हम देते हैं अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि जिन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी के तौर पे जो इंटरनेशनल पीस है उसकी कंट्रीब्यूशन के लिए एक एफर्ट किया है। देखिए, अमेरिका जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक क्योटिक अफगानिस्तान छोड़ के चला गया था, एक अनएंडिंग वॉर यहाँ पे ख़त्म करके गया था। और ये पाकिस्तान की इस लिहाज से भी थोड़ी सी खुशकिस्मती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने उस इशू को दोबारा सामने किया। जी, ये पहले इंडिकेशंस हमें मिली थी जब इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जी यहाँ पे जो $7 बिलियन का जो वेपन छोड़ के गए हैं, जो एमिनिशंस छोड़ के गए हैं,
वो और इक्विपमेंट छोड़ के वो जो है वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है और वो किसी के हाथ भी लग सकता है। फिर आपने देखा होगा कि सेक्रेटरी जनरल की जो रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशन की, वो उन्होंने रिसर्जेंस की बात की, ISIS की, ISIL की और बहुत सारे ग्रुप्स की। TTP उसी रिपोर्ट के मुताबिक, इन्हीं रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त सबसे बड़े टेररिज्म का एक जब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो चुकी है जी। तो इन चीजों का अदराक किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उन्होंने पहले उसको आइडेंटिफाई किया, फिर ये कोलैबोरेशन हुई है। तो दिस हैज क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट जहां से हम फायदा उठाकर एक रीसेट कर सकते हैं अपना कोर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो दोबारा इस अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ ला सकते हैं। क्योंकि देखें 9/11 की जो जंग है वो तो वहीं पे खड़ी है जहां से शुरू हुई थी, उसी विशेष सर्कल के बाद हम वहीं पे पहुंच गए हैं जी। तो जाहिद साहब, जो अफगान सरजमीन पे अमरीकी साख्ता असलहा वहाँ पर 2019 में रह गया था, पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालिया कार्रवाई हैं जो दहशत गर्दों की जानिब से की जा रही हैं, उसमें हम वाज़े तौर पर नाकाबिल तरदीद शवाहिद भी सामने आ रहे हैं कि अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या ये बिल्कुल इसको लिंक किया जा सकता है कि वो असलहा जो अमरीका ने अफगानिस्तान में छोड़ा था वो दहशत गर्दों के हत्थे चढ़ चुका है? जी, इससे कोई शक नहीं है। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी होनी चाहिए थी, अफगान इंटरम सेटअप, वो अपनी जिम्मेदारियां मुकम्मल नहीं कर सका। अमेरिका का जो सबसे बड़ी मिस्टेक, बड़ी तो नहीं कह लें, वन ऑफ द मेजर मिस्टेक ये थी कि जब ये 2021 में से यहां से जा रहे थे तो इन्होंने लूप होल ये छोड़ा कि वायलेंस एंड नहीं हुई। वायलेंस वो जो विद इन अफगानिस्तान फैक्शंस थी वो खत्म नहीं हुई। एक ANA एक अफगान नेशनल आर्मी बना दी गई थी, जिसको मैं तो शुरू से कहता था कि हाईली अनप्रोफेशनल मिलिट्री। आप रातों रात ये नहीं कर सकते कि फौज खड़ी कर दो और आप बता दें कि जी आप कर्नल हो, आप ब्रिगेडियर हो, आप सार्जेंट हो, आप तो ऐसे नहीं बता सकते। ये लोग एक ट्रेडिशन है, कल्चर है अफगानियों का, ये अपने क्लान्स के नीचे, अपनी कौम के नीचे लड़ते हैं, लोगों के नीचे लड़ते हैं, इस तरह डिसिप्लिन में आ नहीं सकते। अच्छा, उसने तो रेजिस्ट ही नहीं किया। फिर वहां पे जो फ्रिक्शन छोड़ दी गई विद इन दी अफगान ग्रुप्स, उसने इसको वायलेंस को जन्म दिया, इसको बढ़ाया और वायलेंस और बढ़ती चली गई। अब जब आपके पास टूल्स भी मौजूद हो, वायलेंस आपकी हैबिट में चली गई हो, इकोनॉमी जो टेररिज्म रिलेटेड है या टेररिस्ट के साथ रिलेटेड है या इस वॉर के साथ जो रिलेटेड थी उसकी आपको आदतें पड़ चुकी हो, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है आपको संभालना। फिर आप फ्रेंचाइजेस बन गए, आप स्पॉन्सर के, आप क्लाइंट के तौर पे यूज होना शुरू हो गए। फिर चूंकि दुनिया में देखें ना जी, अंडरस्टैंड करें कि इस वक्त लोग जो है ना प्रॉक्सीज के जरिए वार लड़ रही हैं कौमें। तो इंडिया को ये मौका मिल गया पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने फिर इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये कड़ियां से कड़ियां मिलती गई। तो पूरे स्पेक्ट्रम को समझने की जरूरत है जो पाकिस्तान के खिलाफ एप्लीकेशन हो रही है। उसके बीच में एक अगर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, लेकिन ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है। वो कब तक इस पॉलिसी को चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, या पाकिस्तान है जो सुपीरियर डिप्लोमेटिक मैनूवर करना है, सुपीरियर पॉलिटिक्स करनी है, सुपीरियर एंगेजमेंट करनी है। अब वो आगे बताएगी कि हमारी स्ट्रेटजी कितनी इफेक्टिव होगी इस वॉर के बीच में। जाहिद साहब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गया कि अफगान अबूरी सेटअप मुकम्मल तौर पर वहाँ पर नाकाम है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ और खित्ते के दीगर ममालिक के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है? जी देखें ना, आप सिगार की जो रिपोर्ट है, सेक्रेटरी जनरल की जो रिपोर्ट है, ये एवेल्युएशन उसके बाद हुई है, उसमें बड़ा क्लियरली बता दिया गया है कि जी अफगानिस्तान के बीच में रिसर्जेंस हो रही है इन ग्रुप्स की, और उसी पे बेस करते हुए या इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हुए असेसमेंट के ऊपर ही अमेरिका ने फिर अनाउंस कर दिया। फिर प्रेसिडेंट अमेरिका ने खुद ही कहा है कि इट वाज एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी ये जो विड्रॉल जिस तरीके से बाइडेन ने किया है। दो कि वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी कर रहे हैं, लेकिन वो कन्फेस कर रहे हैं, और ओवल ऑफिस से इतनी बड़ी कन्फेशन आ जाना ये इस चीज की गमाजी करता है कि अफगानिस्तान के बारे में तो अब उनको शक कोई नहीं है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और इंडिया के बारे में डोजियर्स लोगों को दिए, यहाँ पे उनके नुमाइंदे बैठे हुए, एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, दे एग्जैक्टली नो व्हाट इज हैपनिंग, और यही पल्स उनको जाती है। अब थोड़ा सा प्रोनाउंसली उसको माना गया है, अफगानिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया गया है। वो फेस सेविंग के चक्करों में या उसको कारपेट के नीचे डर्ट को फेंकने के चक्कर में नहीं है, वो उससे को एड्रेस करना चाहते हैं। And that is where the opportunity is lying for Pakistan कि पाकिस्तान उससे कैसे फायदा उठाता है। अमरीकी साख्ता असलहा जो वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, इसको रोकने के लिए अब क्या गो के अमरीका की जानिब से कहा गया है कि उस पर तफ्तीश भी की जा रही है, लेकिन इसको अब रोका किस तरीके से जाए? देखिए, चैलेंजिंग है, ये इतना आसान नहीं है कंसिडरिंग दी अफगान सोसाइटी, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये तो हमारी वॉर बूटी है,
तो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंड, या उसमें भी वो नेगोशिएट कोई अराउंड इकोनॉमी को प्रेफरेंस को देकर आगे पीछे करेंगे। लेकिन इसके लिए कंप्लीट एक फ्रेमवर्क की जरूरत होगी, कंप्लीट एक कोलिशन एप्लीकेशन की जरूरत होगी। उस फ्रेमवर्क के बीच में लीगल चीजें भी होंगी, इकोनॉमिक सैंक्शंस या इकोनॉमिक आर्म ट्विस्टिंग या इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन भी होंगी, पॉलिटिकल रिपरकशंस भी होंगी, एप्लीकेशंस होनी चाहिए, और काइनेटिक तो ऑफ कोर्स होंगी। बट आई डोंट थिंक सो कि हम देख रहे हैं कि कोई इधर दोबारा नेटो की फोर्सेस आ जाएंगी या ये हो जाएगा। आई थिंक एक पूरा अगर फ्रेमवर्क के साथ चलते हैं तो फिर कुछ ना कुछ प्रेशर अफगान गवर्नमेंट के ऊपर आएगा और वो शायद इसको रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। आप शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए मेजर जनरल साहब। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, दुनिया का आलमी ताकतों का पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना इस बात की गुमाजी करता है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ खित्ते में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।